बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज मेरे इस चैनल के ऊपर एमटीकैट केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 5 और उसके पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर की अगर हम लोग प्रीवियस एपिसोड की डिस्कशन करें तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ आइसोमेरिज्म को डील किया, जिसमें आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमर्स क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, प्लस उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। इन डिटेल हमने उन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को जो है ना टर्न बाय टर्न डिस्कस किया। आज उस लेक्चर की जो सीरीज है उसके सेकंड पार्ट के ऊपर हम लोग जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो सेकंड पार्ट आप लोगों के पास है इसको हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप, पहली कैटेगरी से। और उस पहली टाइप और कैटेगरी का नाम हमारे पास है, दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म। हम लोगों ने प्रीवियसली जो डिस्कशन की थी उसमें ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी पहले बता दी हुई है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर इसी लेक्चर के चेन आइसोमेरिज्म को शुरू करेंगे और इसके डिफरेंट एंगल्स को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आर यू रेडी? ओके, सो हम लोग चेन आइसोमेरिज्म को शुरू करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कैटेगरी जो है ना वो यहाँ पर शुरू करने का प्लान बना लिया हुआ है। और उस प्लान के मुताबिक हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म। और आपको नीचे ऑप्शंस में नजर आ रहा है कि मैंने इस चेन आइसोमेरिज्म को डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर कवर करने का ना प्लान किया। एंड डेफिनेटली सी बात है, हर हेडिंग का कोई ना कोई वक्त, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस अपनी जगह के ऊपर बनती चली जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जरा, तो मैंने आपके पास यहाँ पर बनाया है दैट इज द अदर नेम्स। तो इस अदर नेम का बेसिक मतलब या पर्पस क्या है हमारे पास यहाँ पर कि ये जो चेन आइसोमेरिज्म है ना इसके और कौन कौन से नाम बनाए जाते हैं। तो आप मेंशन करोगे कि सर ये जो चेन आइसोमेरिज्म है ना इसके दो और नाम होते हैं। और उन दो और नामों में से एक आपके पास है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज द स्केलेटन आइसोमेरिज्म। और दूसरा आप लोगों के पास इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज द न्यूक्लियस आइसोमेरिज्म। और आप बिल्कुल अपने दिमाग में ना सही और वैलिड क्वेश्चन सोच रहे हैं कि ये जो नाम आपने दोनों के दोनों रखे हैं सर, इन नामों के पीछे रीजन हमारे पास क्या है। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के अंदर अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसके रीजन तक भी पहुंच जाएंगे। बट पहला जो इंफॉर्मेटिव डाटा हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया हुआ ये कि इसका दो और नाम कौन कौन से हैं। फिर जरा देखो तो आपके पास सेकंड हेडिंग है। सेकंड हेडिंग, वो सेकंड हेडिंग जो है ना ये हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है। डेफिनेशन, और जब आप लोग डेफिनेशन को कैटेगराइज करोगे या डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे तो हम लोग कहते हैं दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर वो कह देता है सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये उसने कोई नई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने तो इस पूरे के पूरे फिनोमिनन की बुनियाद ही इसी बात पर रखी है कि इनके अंदर कंपाउंड की और कोई चीज सेम हो या ना हो, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो आपके पास डेफिनेटली डेफिनेटली जो है वो सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इनका सेम। बल्कि यूं कहना चाहिए कि आइसोमर का नाम ही आप लोगों के पास ये रिप्रेजेंट करता है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। बट इन केस ऑफ चेन आइसोमेरिज्म क्या चीज डिफरेंट होगी? हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास इन केस ऑफ चेन आइसोमेरिज्म हमारे पास जो नेचर ऑफ पेरेंट चेन है या नेचर ऑफ कार्बन चेन है ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी। जो नेचर ऑफ कार्बन चेन है ये हमारे पास यहाँ पर चेंज होती जाएगी। जो कार्बन की चेन है उसकी यहाँ पर नेचर तब्दील हो जाएगी इस आइसोमेरिज्म में। तो इसको हम लोग कहते हैं ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्या मतलब है इसका, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, अगर आपने इसको समझने की कोशिश करनी है तो वी हैव टू टेक एग्जांपल्स। जस्ट लाइक जैसे आप लोगों के पास हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास CH3 है, देन आपके पास CH2 है, देन आपके पास CH2 है, देन आपके पास यहाँ पर CH
3 है। तो आप लोग अगर इस कंपाउंड को गौर से देखो तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। क्यों है स्ट्रेट चेन कंपाउंड? क्योंकि हमने इसको प्रीवियसली डील किया हुआ है कि इसमें 2 टर्मिनल कार्बन पाए जाते हैं, एक ये और एक ये। और इसमें अगर आप कार्बन एटम गिने तो कार्बन एटम हमारे पास C4 है और आप लोगों के पास यहाँ पर H10 है। और इसका जो नाम बनेगा वो आपके पास N ब्यूटेन बनेगा, N ब्यूटेन बन जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि इस कंपाउंड को कहो कि मुझे चेन आइसोमेरिज्म शो करके दिखाए, तो ये क्या करेगा कि आपके पास यहाँ पर CH3, देन आपके पास CH, देन आपके पास CH3 और देन आपके पास CH3। अब ऊपर वाले और इस कंपाउंड में फर्क क्या बना? ये कंपाउंड आप लोगों के पास ना यहाँ पर अब स्ट्रेट चेन नहीं रहा, बल्कि इसमें एक ब्रांच आ चुकी हुई है। और जब आप लोग ब्रांच देखोगे तो इसकी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन बताई हुई है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बन है ना वो 2 से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक टर्मिनल कार्बन है, ये दूसरा टर्मिनल कार्बन है और एक ये तीसरा। अब हम लोगों ने डिसाइड ये करना है कि इसकी मेन चेन के अंदर, मेन स्केलेटन के अंदर आपके पास कौन कौन से कार्बन इंक्लूड किए जाएंगे। और उसके लिए आपने रूल पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर में कि हम लोग हर साइड से कार्बन एटम्स का सीक्वेंस गिनते हैं। जहां पर आपको ये कार्बन एटम का सीक्वेंस सबसे ज्यादा मिलेगा वही उसकी पेरेंट चेन है, वही उसकी मेन स्टेम है, वही उसका मेन स्केलेटन ऑफ कार्बन एटम कंसीडर किया जाता है। तो इस भी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास यहाँ पर जो इसकी मेन चेन है ना, उसमें ये स्ट्रेट चेन हम लोग इंक्लूड करेंगे ई वाली, ऐसे। और ये जो चीज इस मेन चेन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी वो इस कंपाउंड की साइड चेन कहलाएगी, वो इसकी ब्रांच कहलाएगी, या वो ही इसका जो है ना वो सब्सिट्यूएंट कहलाएगा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें कोई साइड चेन थी नहीं, कोई ब्रांच थी नहीं, कोई सब्सिट्यूएंट तो मौजूद ही नहीं है। तो उसमें आप लोगों के पास जो मेन चेन है, पेरेंटल चेन है, जो उसका मेन स्केलेटन है कंपाउंड का, वो 4 कार्बन एटम पर कंसिस्टेड है। जबकि आप लोगों के पास यहाँ पर ये जो नीचे वाला केमिकल कंपाउंड है, नीचे वाला केमिकल कंपाउंड, हम लोग कहते हैं सर कि इस नीचे वाले केमिकल कंपाउंड में मेन स्केलेटन के अंदर सिर्फ 3 कार्बन है, जो कि एक कार्बन की हम लोगों ने क्या बना दिया यहाँ पर, ब्रांच। अब जब आप लोग इसका मोलेकुलर फार्मूला निकालोगे तो ये स्टिल आपके पास C4H10 है, लेकिन इसका नाम आप लोगों के पास होगा दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये आपके पास ब्यूटेन का चेन आइसोमर कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर। मैं और भी एग्जांपल दूंगा बट राइट नाउ तो डेफिनेशन हम लोगों ने की है। या जो 2 नाम डिफरेंट रखे हैं उनको जरा अंडरस्टैंड करने के लिए ना ये फिलहाल एक एग्जांपल है। तो हमारे पास मेन चेन की लेंथ जो है ना उसकी नेचर में फर्क पड़ा है। ऊपर वाले में, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था इसकी मेन चेन के अंदर आप लोगों के पास 4 कार्बन है, जबकि नीचे वाले में जो मेन चेन है उसमें कितने पाए जाते हैं, 3 कार्बन एटम पाए जाते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाए, चेन आइसोमर्स कहलाए। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ना यहीं पर लिंक करके देता हूँ। वो आपके पास नया या इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? सर ये जो 2 स्ट्रक्चर वेरी किए हैं आपने, क्या इनके प्रॉपर्टीज में कोई फर्क पड़ता है? आप कहोगे हाँ बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है, कौन सा फर्क पड़ता है, कुछ समझाने की कोशिश करें। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। पहली तो बात, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ जाएगा, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली सी बात है स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और ब्रांच वालों का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो आप लोगों के पास यहाँ पर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, इन स्ट्रेट चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया जो है ना वो ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से मतलब आपके पास क्या लिया जाता है कि वो वाले एटम्स जिन्होंने एक दूसरे को पोलराइज करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उनकी तादाद ज्यादा है। और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना, इस कंपाउंड की पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, हम लोग कहते हैं कि उतनी स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होंगी। और जितनी स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होंगी तो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये हम लोग कह रहे हैं कि सर इसके बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर कैटेगरी है। और जो दूसरा वाला कंपाउंड है जो आइसोब्यूटेन है या 2 मिथाइल हमारे पास प्रोपेन है, सॉरी ये नाम मेरे से रॉन्ग लिखा गया है। ये आपके पास यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन नहीं है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन है जिसको आप आइसोब्यूटेन भी कह रहे हो, इसके अंदर सरफेस एरिया कम, पोलराइजेबिलिटी कम, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक और बात याद रखना, ये आपके बहुत काम आने वाली।
हम लोग कहते हैं सर कि दूसरी बात ये भी है कि ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, इनमें और ब्रांच वालों में स्टेबिलिटी का भी डिफरेंस होता है, स्टेबिलिटी का भी डिफरेंस होता है। अगर आप फेडरल की बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बाकायदा तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोकार्बन है ना, वो अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे अगर आपने कार्बन एटम बराबर रखे हुए। और फिर आप लोगों के पास यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो ब्रांच कंपाउंड्स की होती है। और तीसरे पर जो आपके पास स्टेबिलिटी होती है ना, वो स्ट्रेट चेन की होती है। ठीक है, फेडरल ने इसको बाकायदा तौर पर यूं नॉमिनेट करके तो मेंशन किया है, बट इसका हल्का फुल्का जिक्र हमें पीटीबी की बुक में भी मिल जाता है। कैसे, जरा याद करो ना, वो जो आपने टॉपिक पढ़ा था रिफॉर्मिंग वाला, तो आपने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट किया था, ब्रांच। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच में जब कन्वर्ट किया था, तो उन्होंने प्री एग्निशन को जो इंजन में हो रही थी, जिसकी वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, उसको रिड्यूस कर दिया था या खत्म कर दिया था। तो ब्रांच कंपाउंड बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं देन दी स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो इसको मैंने दो एस्पेक्ट से आपके साथ शेयर किया, एक तो डेफिनेशन समझी हमने, और साथों साथ ये पॉइंट भी क्लिक किया कि ये जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच कंपाउंड्स होंगे, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा। फिर जरा देखिएगा जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कि सर ये जो आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, ये चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या है। अच्छा पॉइंट है, जरा गौर से देखना आपने। पहली तो बात ये है कि सर हम लोग कहते हैं कि पहली तो मेन चीज यहाँ पॉइंट ये है कि सर ये जो आइसोमेरिज्म है ना, ये आपको साइक्लिक कंपाउंड तो शो नहीं करेंगे, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास चेन लेंथ का वो मेजर करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं सेकंड ईयर के सिलेबस में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूं, तो ये बेंजीन वाला चैप्टर तो बीच में से निकाल दो, इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, ये याद रखना। आइसोमेरिज्म के अंदर ना आप लोगों को डेफिनेशन ये वो सब होना आना बहुत जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन चीज पता होना जरूरी है ना, कि जो सी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, वो कौन कौन सी फैमिलीज शो करेंगी और उन फैमिलीज में कितने कार्बन एटम होंगे तो ये शो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। तो मैं इस कंडीशन में बेसिकली इसी एस्पेक्ट को ना आप लोगों के साथ डील करने जा रहा हूँ। तो जरा देखो मेरा बेटा, आप लोगों के पास यहाँ पर अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, तो हम लोग कहते हैं सर बारी बारी सबको शुरू करते हैं, और वो उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं अल्केन्स। तो अल्केन्स ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, आंसर इज यस। अल्कीन्स ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं, आंसर इज यस। आपके पास यहाँ पर अल्काइंस ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। लेकिन आंसर इज यस के साथ फौरन हम कहते हैं कि सारे शो करेंगे, तो आंसर इज नो। तो इसके लिए हमने जो डाटा बनाना है वो क्या, कि अल्केन्स के लिए इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ना, वो 4 होने चाहिए। अल्कीन्स के लिए मिनिमम कार्बन एटम इसमें 4 होने चाहिए। अल्काइंस के लिए इसके अंदर मिनिमम कार्बन एटम 4 होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इससे नीचे वाले जो मेंबर्स हैं वो आपको ये वाली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, फिर देखो इसी तरीके से आप लोगों के पास हेलोअल्केन्स हैं, जिनको आप कॉमनली अल्काइल हैलाइड्स कहते हो, वो ये शो करेंगे, आंसर इज यस। फिर उसके बाद चैप्टर कौन सा आता है हमारे पास, अल्कोहल वाला। अल्कोहल ये आइसोमेरिज्म शो करेंगी, आंसर इज यस। अल्कोहल के बाद आप लोगों के पास फिनोल्स आ जाती हैं। फिनोल्स तो वैसे साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं शामिल करना हमने, तो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, या एल्डिहाइड ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, आंसर इज यस। फिर उसके बाद आप लोगों के पास अगर मैं मजीद एडअप करूं, तो हमारे पास यहाँ पर कीटोन्स आ जाती हैं, कीटोन्स ये शो करेंगी, तो आंसर इज यस। और अगर हमारे पास बचे यहाँ पर लास्ट फैमिली ऑफ सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी ये चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है। ओके, सो द पॉइंट इज बेसिकली कि हमारे पास ये सारे आइसोमेरिज्म शो तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो पॉइंट टू बी नोटेड है कि सारे मेंबर्स शो करेंगे, तो आंसर होगा नो। हेलो अल्केन्स में भी आप लोगों के पास जो मिनिमम कार्बन एटम्स की रेंज है वो हमारे पास C4 है। अल्कोहल्स में भी जो आपके पास मिनिमम कार्बन एटम्स की रेंज है वो C4 है। आपके पास एल्डिहाइड में भी मिनिमम कार्बन एटम्स की जो रेंज है वो C4 है। और इसी तरीके से कीटोन्स के केस में मिनिमम कार्बन एटम्स की जो रेंज है वो C5 है। और आप लोगों के पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, तो इसमें भी मिनिमम कार्बन एटम्स की रेंज 4 पाई जाती है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर ये जो मिनिमम कार्बन एटम्स की रेंजेस बनाई है ना, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखो ना जरा गौर से, अगर हम लोग एक एक दो दो एग्जांपल के साथ इसको चलाएं, तो क्या फॉर्मिक एसिड जो है ये आपको चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? क्या आपको एसिटिक एसिड जो है ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? क्या आप लोगों के पास यहाँ पर
जो प्रोपानोइक एसिड है ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो आपके पास आंसर्स बन रहे हैं नो, नो, नो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास ब्यूटानोइक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड, तो क्या ये ब्यूटानोइक एसिड आपको चेन शो कर सकेगा? तो आपको हाँ ये कर सकता है। यकीन नहीं आता? ये देखो आपके पास यहाँ पर ये CH3, ये CH, ये CH3 और इधर आपके पास आ जाएगा COOH। तो आप लोग अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो इसमें आपके पास मेन चेन में कितने कार्बन बन रहे हैं? 4। ये देखो कितने कार्बन आइटम बन रहे हैं? 4। लेकिन अगर आप ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो इसमें आपके पास मेन कार्बन के अंदर कितने कार्बन आइटम बन रहे हैं? सॉरी, मेन चेन के अंदर, मेन स्केलेटन के अंदर, कंपाउंड के मेन न्यूक्लियस के अंदर वो 3 बन रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये आप लोगों के पास यहाँ पर एक कार्बन आइटम की क्या बना लेगा? ब्रांच, जिसको 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड भी कह सकते हैं या अल्फा मिथाइल प्रोपानोइक एसिड का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वाले फंक्शनल ग्रुप को आप लोगों ने क्या नाम दिया हुआ था? दैट इज द अल्फा कार्बन। तो सिमिलर इन दी वे ये जितने भी आप लोगों के पास यहाँ पर कंपाउंड्स की मैंने फैमिलीज बनाई है ना, उनमें यही बात जो है ना वो डेवलप होती है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन हमने बनाना है वो क्या? वो हमारे पास ये है कि सर ये याद रखिएगा खासतौर पर फॉर द चेन आइसोमेरिज्म द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स are directly proportional to the number of chain isomers। और इसके लिए ना कई बच्चों ने ना जुबानी वो फार्मूलाज कुछ पढ़ाए जाते हैं, भाई वो होगा आपके पास 2⁻n-4 तो ये +1 होगा तो ये इतने कार्बन के चेन निकाल देगा, उतने कार्बन के चेन निकाल देगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको वो शॉर्टकट फार्मूला आ गया, बट ये कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसके लिए आपको फार्मूला लगाना ना हर सूरत में पड़ता हो। तो चेन आइसोमर्स आप लोग वैसे ही याद कर लो तो हमारे लिए जरा आसान हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड है तो इसके चेन आइसोमर बन सकते हैं 2। अगर 5 कार्बन वाला कंपाउंड है तो इसके चेन आइसोमर्स बन सकते हैं यहाँ पर 3। फिर अगर आपके पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड है तो इसके चेन आइसोमर्स बन सकते हैं 5। इसी तरीके से अगर 7 कार्बन वाला कंपाउंड है तो चेन आइसोमर्स बन सकते हैं यहाँ पर 9। ऐसे अगर आपके पास 8 कार्बन वाला है तो इसके बन सकते हैं 18। अगर 9 कार्बन वाला है तो इसके आपके पास बन सकते हैं 35। और अगर हमारे पास यहाँ पर 10 कार्बन वाला है तो इसके बन सकते हैं 75। तो ये डाटा वैसे याद कर लें। तो हम लोगों को इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला डेवलप करने की या उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक हुआ? तो ये कंडीशंस आप लोगों के पास यहाँ पर इसकी पूरी हो जाती हैं। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एग्जांपल्स, तो वैसे तो मैंने बहुत सारी 2 एग्जांपल्स ऊपर वैसे दे दी हुई आपको, लेकिन अब थोड़ी सी और एग्जांपल एक आधी आप मेंशन कर लो ताकि ये टॉपिक, ये पॉइंट आप लोगों के पास यहाँ पर रेडी हो जाए। लाइक किसी नई फैमिली की यहाँ पर बनाकर देखते हैं, जैसे कीटोन्स हैं। तो मैं कहता हूँ सर कि हमारे पास यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, क्या इसका कोई चेन आइसोमर बन सकता है? आंसर इज नो। मैं आपको कहूँ कि सर CH3 और फिर आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आपके पास CH2 एंड CH3, क्या इसका चेन आइसोमर बन सकता है? आंसर इज नो। चेक करके देख लो, कुछ चेन में वेरिएशंस के चांसेस हैं? कोई भी नहीं। फिर अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर आप ऐसा करें कि CH3 और फिर आपके पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आपके पास यहाँ पर CH3, देन आपके पास CH2, देन आपके पास CH3, इसको बोलते हैं 2 पेंटानॉन। और इस 2 पेंटानॉन का चेन बन सकता है आपके पास कुछ यूं, CH3 और ये CH3 हो जाएगा। ओके, तो इसको 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन का नाम भी दिया जा सकता है। और इसमें चेन आप लोगों के पास लेंथ वाइज क्या कर गई है? वेरी कर गई है। हाँ अच्छा, इसका एक और एंगल ना आपको शायद ज़हन में आता भी हो, तो अगर मैंने उसको सही रीड किया है तो ओके फाइन। आप कहते हो कि सर ये जो पेंटानॉन है इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आप लोगों के पास इसी तरीके से जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो ये CH2 एंड CH3, तो आप लोगों के पास इसी तरीके से ये देखो हमने 3 पेंटानॉन बना दिया। अब आपसे पूछे 3 पेंटानॉन आपको चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो आंसर इज नो।
क्योंकि 2 कार्बन के एटम वाली जो चेन साइड है ना, इसकी आप लेंथ वेरी नहीं कर सकते हो या इसकी नेचर को आप मजीद चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये कभी भी आप लोगों को चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि सर हम हर फैमिली के लिए ये कैसे चीजें डिटरमिन करें, तो इसका सबसे अच्छा जो फार्मूला होता है ना, वो एक ही है, और वो ये है कि इन आइसोमर्स को अपने हाथों से बनाकर चेक करो। जब आप इनकी हाथों से बनाकर चेक करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक टाइम आएगा आपके लिए कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखकर या नाम सुनकर ही पता चल जाएगा कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये देखो बेटे, हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म को फुल फ्लैज डिटेल के साथ यहाँ पर स्टडी किया। ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने अपनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप 2 जो है ना, वो शुरू करनी है। और ये टाइप 2 आप लोगों के पास क्या लिखी हुई है बोला, दैट इज दी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, यह बहुत अच्छी कैटेगरी है आइसोमेरिज्म को लेकर। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस पोजिशनल आइसोमेरिज्म की डिस्कशन करें, पोजिशनल आइसोमेरिज्म की, तो जरा देखना है कि ये आपके पास यहाँ पर मैंने किन हेडिंग्स के साथ जो है ना वो डिस्कशन की है, और इसमें ये जो कैटेगरी है ना, शॉन बाय और नॉट शॉन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि इसमें मैं आपके साथ कौन कौन से डिफरेंट एंगल्स डिस्कस कर भी सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन बनाएं। ओके, बना लेते हैं। हम लोग कहते हैं सर इसकी डेफिनेशन बनेगी, ये टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मोलेकुलर फार्मूला। तो इनमें जो मोलेकुलर फार्मूला होगा, यहाँ आप लोगों के पास यहाँ पर मोलिकुलर जो फार्मूला होगा वो इनमें क्या पाया जाएगा, सेम। और ये हमने फिर कहा कि ये तो अब रवायत के तौर पर ना आपने हर ही आइसोमेरिज्म में कंटिन्यू करना ही करना है, ऐसे हम पीछे नहीं हट सकते। और दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो कौन सा है, वो ये है कि इन कंपाउंड्स में जो आपके पास लोकेशन और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगी ना, वो चेंज करेगी। हमारे पास पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो चेंज करेगी। आप कहते हो यार ये ना पॉइंट ना मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, वो मैंने जैसे चेन को क्लियर किया था ना, मेरा वही प्लान है आप लोगों के पास यहाँ पर इसको भी सेम उसी पैटर्न में डिस्कस करने का। चलो जरा देखो मेरे साथ कि इसको मैं कैसे आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस केमिकल कंपाउंड। दिस वन इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है आपके पास यहाँ पर, और इस स्ट्रेट चेन कंपाउंड को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये 1 ब्यूटीन है। और इसमें हमारे पास जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C4H8। और डबल बॉन्ड डेफिनेटली किस लोकेशन के ऊपर है, कार्बन 1 और 2 के दरमियान। तो हमें पता है कि हम लोग हमेशा लोअर नंबर को जो है ना वो नाम में मेंशन करते हैं, तो ये 1 ब्यूटीन है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड और CH एंड CH3, और आप दोबारा से अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4 है। तो अब आप लोगों के पास 2 और 3 के दरमियान बॉन्ड है, और इस कैटेगरी में हम इसको नाम देंगे 2 ब्यूटीन का। और इसका भी मोलेकुलर फार्मूला आपके पास क्या है, दैट इज C4H8। गौर से देखो तो दोनों की चेन लेंथ भी क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम है। आप लोगों के पास दोनों के दोनों ही स्ट्रेट चेन है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर चेन को वेरी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसके डबल बॉन्ड की लोकेशन पोजीशन को चेंज किया है। तो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड या एनी फंक्शनल ग्रुप वो आपके पास चेंज कर रही हो, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये हमारे पास ना यहाँ पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सर इन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में कोई फर्क पड़ेगा? यस, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जैसे मैं आपके साथ ना एक डिस्कस करता हूँ, सिर्फ एक, फिलहाल ज्यादा नहीं, इसको मैं बिखेरूंगा। आपके पास यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स की ना स्टेबिलिटी वेरी करेगी।
सर वो पीछे वाले में तो आपने ये कह दिया था कि ठीक है वो मतलब स्ट्रेट चेन ब्रांच में स्टेबिलिटी से फर्क पड़ा, ये तो है ही स्ट्रेट चेन। तो कीप इन योर माइंड, फंक्शनल ग्रुप चेन की इनवर्ड मूवमेंट जितनी ज्यादा होती चली जाती है ना, हमारे पास वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसको मैं यूं भी डिस्क्राइब कर सकता हूं कि ये जो डबल बॉन्ड आप लोगों को नजर आ रहा है ना, इसके इर्द गिर्द देखो कार्बन की चेन्स कहां पर ज्यादा है। तो आप ये अपर केस को डिस्कस करोगे ना जब ये वाले में, तो इसमें आपके पास सिर्फ एक साइड पर कार्बन की चेन है, बाकी तीन जो उसकी वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की हैं। और इधर देखो तो डबल बॉन्ड की दोनों साइड पर आपको क्या मिल रहा है, कार्बन की चेन मिल रही है। तो फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जितने अल्काइल ग्रुप हो जाए या जितनी कार्बन चेन ज्यादा हो जाए, उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा हो जाती है। और स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी, अटैक करना उतना मुश्किल होगा, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आंसर इज यस, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम लोग कहते हैं सर ये डबल बॉन्ड चेन के जैसे जैसे इनवर्ड मूव करता है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके का कोई सबूत है कोई आपके पास? हाँ बिल्कुल, यस। अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिटरमिन करने का फार्मूला क्या होता है? तो कीप इन योर माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स is inversely proportional to the heat of hydrogenation, to the heat of hydrogenation। दोनों का ना हाइड्रोजनेशन करवा लो। हम जानते हैं हाइड्रोजनेशन में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो 1 ब्यूटीन की ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी और 2 ब्यूटीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। एंड हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ये खाली केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर फर्क पड़ता है। यूजुअली जो जनरल ट्रेंड है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो चेन की इनवर्ड और डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है ना, तो आपके पास कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा हो जाता है। याद रहेगी बात। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमें कोई एटलीस्ट एक फीचर मिलना चाहिए जिससे हम इन दोनों आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो जरा तो मैंने लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर एक दो हेडिंग्स हैं, दैट इज शोन बाय और नॉट शोन बाय। और मैंने इसको एफएससी लेवल पर और अपने एंटी टेस्ट लेवल पर ना जरूर मीट करना है। और मैं आपको हर आइसोमेरिज्म में बताऊंगा कि ये कौन शो कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ओके देखो ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे हम लोग कहते हैं सर कि नोट शोन बाय, अगर मैं इसको सिर्फ एफएससी लेवल तक डील करूं तो मैं ये कहता हूं कि इसमें आप लोगों के पास एल्डिहाइड्स आएंगे, बिकॉज दे ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजिशन। तो इसमें आपके पास कभी भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि हमने कार्बन 1 कहना ही इसी को है, तो इसकी लोकेशन बदल ही नहीं सकती। फिर हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास ना यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनकी भी आप लोगों के पास लोकेशन नहीं बदली जा सकती। तो इन दो को ना तो हर सूरत में रट लो, ये तो जरूरी है ना। ये आज मतलब मोस्टली जो एमसीक्यूज बनाए जाते हैं ना उनमें ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। लेकिन चलो मैं जैसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम बाहर निकल भी सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो आपके पास एसिड एंड हाइड्राइड्स, एसिड एंड हाइड्राइड्स, इनकी कोई आप लोगों के पास जो है ना वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करने के चांस वांस नहीं है। एक और बताऊं, आप लोगों के पास एसिड हेलाइड्स, ये भी आप लोगों के पास शो नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल इनको तो याद रखो ना, तो इनसे हमारा अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। तो इसके अलावा जितने भी बच्चे मेरे पास फिलहाल मेरी एफएससी की बुक के अंदर, वो सारे के सारे शो करेंगे और हर एक ही हम लोग ना एग्जांपल्स बनाते चले जाएंगे, और कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकल आए, बट फायदा आपका ही होगा इसमें। जैसे देखो मैं कहता हूँ सर मैं ना एक मासूमाना सा सवाल बनाता हूँ या पॉइंट बनाता हूँ, बच्चों के जेहन में आ ही जाते हैं ये मासूमाना से सवालात। वो कहता जी कि अल्केन्स में पोजिशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि उस पर फंक्शनल ग्रुप होता है कोई नहीं। आप कहते हो यस एक पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि फर्ज करो कि मैं आपको कहूँ कि CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड CH3, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इस कंपाउंड का नाम आ गया आपके पास दैट इज 2 मिथाइल एंड पेंटेन, है ना। ये आपके पास इसका नाम बन गया। ओके तो अब अगर मैं आपको कहूँ यार मैं इसका चेन बनाना चाहता हूँ, सॉरी चेन तो नहीं, मैं इसका पोजिशनल बनाना चाहता हूँ, तो आप कहोगे CH3 CH2 CH
CH3 CH2 एंड CH3। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा दैट इज 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये भी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। तो ये सारे एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, या ये दोनों फिलहाल चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर हैं। तो सर जी हमने तो अल्केन से जो है ना इन कंपाउंड्स की आइसोमरिज्म का स्टार्ट कर दिया है। इट मींस कि मैंने चैप्टर वाइज आपको चलाते चले जाना है। फिर देखो, क्या आप लोगों के पास यहाँ पर अल्कीन्स शो कर सकती हैं, आंसर इज यस। तो क्या सारी अल्कीन्स शो कर सकती हैं, आंसर इज नो। तो अल्कीन्स के लिए, और इवन दैट, बल्कि यूं कहना चाहिए ये अल्कीन्स के लिए और आपके पास अल्काइंस के लिए एक जैसी ही कंडीशन है। और वो एक जैसी कंडीशन क्या है भला, वो एक जैसी कंडीशन आपके पास ये है कि इन दोनों के लिए आपके पास कार्बन एटम 4 होने चाहिए। इट मींस इथीन और इथाइन में पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं है। इट मींस प्रोपीन एंड प्रोपाइन में पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ब्यूटीन और ब्यूटाइन में, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। इससे ऑनवर्ड तो ये सिलसिला चलेगा, लेकिन इससे पीछे वाले मेंबर्स हमें ये शो नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर इसी तरीके से देखो नेक्स्ट फैमिली आपके पास कौन सी आती है, अल्केन अल्कीन अल्काइंस के बाद, वो बेंजीन वाला। क्या बेंजीन शो कर सकती है, आंसर इज यस। बेंजीन ये कैसे, तो हम लोग कहते हैं सर कि अगर हमारे पास यहाँ पर बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन करवाई जाए तो इस डाई सब्स्टिट्यूशन के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 3 हो सकते हैं, और वो तीनों के तीनों ही हमारे पास पोजिशनल आइसोमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं। द वेरी फेमस, आप लोगों के पास यहाँ पर दैट इज CH3 एंड CH3 और 2 साइलिन है ना। फिर आप लोगों के पास इन दिस वे CH3 CH3 मेटासाइलिन, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो लास्ट बनेगी दैट इज द पैरासाइलिन। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए, पोजिशनल आइसोमर्स। आपके पास जो एक एग्जांपल बड़ी फेमस इसमें रिपीट हुई भी है ना, वो आपके पास है ये वाली भी। इसका नाम यूजली बच्चों के ना नॉलेज में होता नहीं, क्योंकि ये एक्सरसाइज में है 13 चैप्टर में। तो आपके पास जब नाम लेकर इसका बारे में रिलेशन पूछा जाता ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं सर कि आपके पास ना यहाँ पर ये जो पहला मैंने लिखा है उसको बोलते हैं थैलिक एसिड और 2 पोजीशन वाला। फिर जब आप लोग इसको मेटाबर बनाते हो तो ये आइसोथैलिक एसिड, और ये आपके पास यहाँ पर टरथैलिक एसिड, ये सॉरी टरथैलिक एसिड। ये भी जो हमारे पास टरथैलिक एसिड भी होगा ना, ये आप लोगों के पास यहाँ पर तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर। तो व्हेन एवर बेंजीन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड दे कैन शो 3 पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और ना ये मैं अभी वो आपके पास कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूँ जो फैमिली वाइज है। छोटे छोटे बीच में कंपाउंड्स हमारे यहाँ हमारी किताब के अंदर डिस्कस हो जाते हैं जो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते या उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। एक एग्जांपल उसकी भी दूं आपको, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो आपके पास यहाँ पर उसमें आ जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा विसिनल डाइहेलाइड्स, है ना, विसिनल डाइहेलाइड्स। तो ये आपके पास यहाँ पर एक कैटेगरी इनकी आ जाती है, तो विसिनल डाइहेलाइड्स। और इसका जो पोजिशनल आइसोमर बनता है वो कौन सा है, दैट इज द जेमिनल डाइहेलाइड्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनके पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। तो हम लोग जब चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे ना आगे चल के ऑर्गेनिक के भी, तो जहां पर वैसे ऐसे केस बनते जाएंगे ना मैं आपको मेंशन करता चला जाऊंगा। बेंजीन से आगे कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं हमारे पास, कुछ याद है। बेंजीन से आगे आपके पास आ जाती है हेलोअल्केन्स, हेलोअल्केन्स, और हमारे पास अल्कोहल्स। इनको तो लेकर आते हैं सेम कैटेगरी में। तो अल्कोहल्स और जो हेलोअल्केन्स हैं इनको, इनके लिए हम एक ही कैटेगरी बनाएंगे, और वो ये इन्होंने अगर पोजिशनल शो करना ना तो मिनिमम 3 कार्बन एटम। मेथनॉल इथाइल अल्कोहल इन दोनों में कोई पोजिशनल नहीं है। आपके पास यहाँ पर हेलोमीथेन हेलो इथेन में कोई पोजिशनल के चांस वांस नहीं है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 कार्बन से।
उससे नेक्स्ट चलो तो आपके पास चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड और कीटोन्स वाला। एल्डिहाइड तो निकल गई, तो कीटोन्स की बात करो। तो कीटोन्स आप लोगों के पास पोजिशनल कर सकते हैं, यस सर डेफिनेटली, लेकिन इसमें मिनिमम कार्बन आइटम कितने, 5। तो इसका मतलब है कि प्रोपेनॉन और ब्यूटानॉन हम लोगों को पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। और 13 चैप्टर किसका बचता है आपके पास, दैट इज दी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या वो आप लोगों को पोजिशनल शो करेगा, आंसर इज नो। तो ये माय डियर स्टूडेंट मैंने 2 आइसोमेरिज्म इन डिटेल आपके साथ डिस्कस की, और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, यही सिनेरियो है कि मैंने हर आइसोमेरिज्म की वो जो कन्वेंशनल वे में सिर्फ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स वाला पॉइंट है ना, वो डिस्कस नहीं करना। मेरे लिए द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कौन शो करता है, कितने कार्बन होना जरूरी है, कंडीशंस क्या है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो होप सो, मैंने तो पहले कहा था कि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, और अगर मैं इसको इन डिटेल करवाना चाहता हूँ ना, तो यूं ही छोटी छोटी सी एपिसोड्स हम लोग बनाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 आइसोमेरिज्म डील की हैं, चेन एंड पोजिशनल। एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी नेक्स्ट 2 जो एग्जांपल्स होंगी, या मे बी नेक्स्ट 3 जो टाइप्स होंगी ना, उनको यहाँ पर डील करेंगे। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया है, पसंद आया है, तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि अगर चैनल मैक्सिमम जो है ना वो सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो एमडी कैट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ इनको ज़रूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।